गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम लोग देखेंगे जून की पीडी। तो आज हम लोग केवल नेशनल का पोर्शन कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज क्या है? बिहार सीएम, बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारे में। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर के बारे में दो न्यूज हैं एक साथ में। एक तो बिहार के चीफ मिनिस्टर जो नए बने उनका नाम क्या है, नए सीएम। नए सीएम का नाम है सम्राट चौधरी। अगर आप पेपर पढ़ते होंगे तो नाम आपको पता होगा। तो इससे पहले कौन थे? इससे पहले चीफ मिनिस्टर थे, इनसे पहले थे मिस्टर नीतीश बाबू। ये जदयू के चेयरमैन बने हैं। हम लोग पिछले वाले जो दर्पण पढ़ा था मई का, उसमें देखा था। तो जदयू इनकी पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, ये उसके अध्यक्ष भी हैं। तो ये थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में थे। तो इन्होंने इस्तीफा दिया और इनके इस्तीफा के बाद सम्राट चौधरी बने नए चीफ मिनिस्टर। अच्छा, इस्तीफा सीएम किसको देता है? इस्तीफा चीफ मिनिस्टर देता है राज्यपाल को, और राज्यपाल वही व्यक्ति होता है जो इनको नियुक्त करता है चीफ मिनिस्टर को। तो चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये आपका पॉलिटिकल पोर्शन हो गया, पॉलिटी का। सम्राट चौधरी के बारे में क्या है कि ये बीजेपी से हैं। कौन से? भारतीय जनता पार्टी। तो ये बीजेपी के पहले सीएम हैं, बीजेपी के पहले सीएम बिहार में। मतलब ये कि बिहार में इससे पहले बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ। और ये 24th चीफ मिनिस्टर हैं। हो सकता है कहीं पर आपसे पूछ लिया जाए, तो 24th सीएम है। नीतीश बाबू का क्या हुआ? नीतीश बाबू ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद आपको पता है ये कहाँ इनको बनाया गया? ये बन गए हैं राज्यसभा के सदस्य, बनाया गया है राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं। तो अब नीतीश बाबू या नीतीश कुमार राज्यसभा के सदस्य हैं। तो बिहार के सीएम के बारे में इतना ही। आगे चलते हैं। बाकी बिहार के बारे में आप जानते ही हैं, राजधानी पटना है। नेक्स्ट क्या है? हरिवंश नारायण सिंह के बारे में है। हरिवंश नारायण सिंह कौन है, क्या बनाए गए? मिस्टर हरिवंश नारायण सिंह ये थे राज्यसभा के उपसभापति। राज्यसभा में क्या थे? उपसभापति। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है। तो ये राज्यसभा के उपसभापति थे। इसका मतलब ये भी था कि राज्यसभा के सदस्य थे। उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होता है, और जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है उपराष्ट्रपति। आप लोग राष्ट्र कर लेंगे इसको, वाइस प्रेसिडेंट। ये सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो राज्यसभा के उपसभापति थे हरिवंश नारायण सिंह, और ये राज्यसभा के क्या होते हैं? सदस्य होता है। राज्यसभा के सदस्यों में से इसको चुना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्य थे, वहां से इनको चुना गया। अब इनका टर्म हो गया था खत्म। क्या हो गया था इनका? टर्म। टर्म मतलब कार्यकाल। टर्म हो गया था खत्म, फिनिश, एक्सपायर। जो भी टर्म खत्म हो गया था पिछले महीने। तो सदस्य नहीं रहेंगे। तो सदस्य नहीं रहे तो क्या किया गया? सदस्यता इनकी फिनिश हो गई। सदस्यता खत्म तो उपसभापति भी नहीं रहेंगे। अच्छा, टर्म जो खत्म हो गया तो कितने साल का टर्म होता है इनका? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। कैसे? इसमें क्या करते हैं ये लोग? 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। प्रति 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं। रिटायर का मतलब जो भी समझ लीजिए। तो इस तरह से 6 साल का कार्यकाल होता है सदस्यता का।
तो इनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो अब क्या किया गया है, इनको राज्यसभा में ही मनोनीत कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? राज्यसभा का मनोनीत सदस्य बनाया गया है। मनोनीत का नॉमिनेटेड मेंबर। कौन इनको नियुक्ति कौन करता है? मनोनीत कौन करता है? नियुक्ति या मनोनीत? मनोनीत करता है राष्ट्रपति। इसकी व्यवस्था कौन से अनुच्छेद में है मनोनीत की? आर्टिकल 80 में है, अनुच्छेद 80, जिसमें क्या व्यवस्था की गई है कि 12 सदस्यों की मनोनीत करेगा कौन? राष्ट्रपति। ये 12 सदस्य कहाँ मनोनीत किए जाएंगे? राज्यसभा में, चूंकि हम लोग राज्यसभा की ही चर्चा कर रहे हैं। इनके क्षेत्र बताए गए, कौन कौन से क्षेत्रों से हो सकते हैं, जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। क्षेत्र कौन से होंगे? साहित्य, लिटरेचर, कला, विज्ञान। ये एक सेक्टर आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि कई बार पूछा जाता है कौन सा सेक्टर, कौन सा क्षेत्र उसमें शामिल नहीं है। तो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन 4 क्षेत्रों में से नियुक्त किए जाते हैं। विधानसभा का जब मसला आता है तो उसमें कोऑपरेटिव जुड़ जाता है, सहकारिता। 4 ये होते ही हैं, सहकारिता जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये अब इसी में से इनको मनोनीत किया गया है सदस्य हरिवंश नारायण सिंह को, और इसके साथ ही इनको उपसभापति भी चुना गया। फिर से क्या चुना गया? उपसभापति चुना गया। यहाँ पर ये पहली बार है कि किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति चुना गया है। पहली बार किसी मनोनीत सदस्य को उपसभापति चुना गया है। इनका काम आप लोग जानते ही हैं। उपसभापति काम क्या होता है? जब सभापति ना रहे तो सदन का संचालन करना। तो ये हो गया इनके बारे में। अच्छा, चूंकि मनोनीत किया गया है, 12 सदस्यों को ही कर सकते हैं, तो सीट खाली हुई होगी। तो सीट खाली हुई थी किसकी? रंजन गोगोई की, जिनकी जगह पर इनको मनोनीत किया गया है। रंजन गोगोई की जगह, जिनके बारे में आप जानते ही हैं, सीजीआई रहे। नेक्स्ट क्या है? एनसीईआरटी के बारे में है। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। एनसीईआरटी के बारे में आप लोग जानते हैं। एनसीईआरटी क्या है? पहले तो एनसीईआरटी जान लेते हैं क्या है। फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जो शिक्षा मंत्रालय के जो है नियंत्रण में काम करता है। तो ये क्या है? एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, मतलब शैक्षणिक शोध संस्थान या शिक्षण शोध संस्थान। नाम से ही पता चल रहा है, ज्यादा क्यों हमें याद करना। तो शिक्षण शोध संस्थान है। शिक्षण नहीं, शिक्षा, एजुकेशनल शैक्षिक होता है। एजुकेशनल मतलब शैक्षिक शोध संस्थान। प्लस ट्रेनिंग, प्रशिक्षण का काम भी करता है। टीचर्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी ये करता है। और पाठ्यक्रम तैयार करना, जैसे एनसीईआरटी की जो बुक्स आती हैं तो वो कौन तैयार करता है? एनसीईआरटी, यही। तो पाठ्यक्रम तैयार करना। अभी आप लोगों को याद होगा एक विवाद भी हुआ था एनसीईआरटी में क्लास 8 को लेकर के,
जिसमें इन लोगों ने क्या किया था कि जुडिशियल करप्शन पर लेकर एक चैप्टर बनाया था, क्लास 8 या 9th का था, मतलब जुडिशरी में जो करप्शन है उसको लेकर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन किया और उस चैप्टर को चेंज करवाया गया, नए तरीके से लिखवाया गया उसको। अब हम आते हैं इनको जो दर्जा दिया गया है, किसका दर्जा दिया गया है? डीम्ड यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। तो फायदा क्या होगा? यह अपना कोर्स चालू कर सकता है। जब भी देखो कई लोगों को डीम्ड का दर्जा दिया जाता है तो अपना कोर्स चालू कर सकते हैं। कौन सा? जैसे ग्रेजुएट का, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट का या डॉक्टरेट का। ये कोर्स चालू कर सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, ये इनके पास अधिकार होगा एनसीईआरटी के पास। ये दर्जा दिया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा यूजीसी की सलाह पर। ये दर्जा दिया गया है इसको। तो ये हो गया एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आईएनएस तारागिरी पर। आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप। आगे है तारागिरी। तो एक जहाज है एनएस तारागिरी, क्या है? एक शिप है, जहाज है। कौन सा जहाज है? स्टील्थ फ्रिगेट है, स्टील्थ फ्रिगेट है। स्टील्थ फ्रिगेट मतलब दुश्मन की जो है रडार में पकड़ में ना आना। स्टील्थ मतलब दुश्मन के रडार से छुप सकने में सक्षम है, दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम। फ्रिगेट क्या होता है? स्टील्थ तो ये हो गया फ्रिगेट। देखिए जहाज की कैटेगरी में दो आते हैं, एक होता है फ्रिगेट और एक होता है डिस्ट्रॉयर। दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या होता है? डिस्ट्रॉयर, डिस्ट्रॉयर क्या होता है? ऑफेंसिव होता है, मतलब ये आक्रमण के काम आता है। मतलब ये आक्रमण का कि कोई दुश्मन का जहाज दिखा, इसको लगेगा खतरा, ये सीधा करेगा आक्रमण। फ्रिगेट क्या है? ये डिफेंसिव मोड में होता है, डिफेंस मतलब ये जो बड़े बड़े जहाज होते हैं उनकी रक्षा के लिए लगा होता है, बड़े बड़े जहाजों की सुरक्षा में। मतलब अगर किसी दुश्मन के जहाज ने आक्रमण किया तो यह रिस्पॉन्स करेगा तेजी से, पहले आक्रमण नहीं करेगा, मतलब ये स्वयं की रक्षा करना। जो बड़े बड़े जहाज हैं उनकी सेफ्टी में लगे होते हैं ये। इसके अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल बड़े जहाज़ों की सेफ्टी में ही लगे रहते हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी में। तो इसके अलावा ये जैसे कि इसके आगे पहले देखते हैं तारागिरी, फिर इसके काम देखते हैं। तो इसको क्या किया गया है? कमीशन किया गया है, कमीशनिंग की गई है। कमीशनिंग का मतलब नेवी को दे दिया गया। कहाँ पर कमीशनिंग हुई है? वाईजैग में। वाईजैग ये बोलते हैं विशाखापट्टनम को शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और ये कहाँ है आप जानते ही हैं, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का क्या है? ये पोर्ट है, बंदरगाह है। ये पोर्ट क्या है? सबसे गहरा पोर्ट है भारत का। क्या है? सबसे गहरा बंदरगाह है। और यहाँ पर एक क्या है? चट्टान है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन नोज। इसी वजह से क्या होता है यहाँ पर, जो तूफानों से सुरक्षित रहता है यह बंदरगाह। खैर ये तो अलग सी जानकारी हो गई एक्स्ट्रा। कमीशनिंग की गई विशाखापट्टनम में। अब हम देखें अगर इसका निर्माण किसने किया है, तो निर्माण के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं। इसका निर्माण फिलहाल किसने किया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने।
मझगांव डाक शिप बिल्डर्स, शिप निर्माण जो होता है ना, शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये कहाँ है? मझगांव, मा फॉर मझगांव, मा फॉर मुंबई, तो मुंबई में स्थित है, इसी ने बनाया है। तो मैचिंग के लिए आता है। एक है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो कि कलकत्ता में है, वो भी जहाज बनाने का काम करता है। और इस जहाज, इसकी खास बात क्या है, ये पीएसयू है। पीएसयू मतलब सरकारी कंपनी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। फुल फॉर्म आपसे कभी कभी पीएसयू का पूछते हैं, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए ये सारी बातें कॉमन है, कभी भी पढ़ते हैं, ये सब कॉमन है। जैसे 75% स्वदेशी है, तो परसेंटेज आपको ध्यान नहीं देना है, आपको याद रखना है कि स्वदेशी है। अधिकांश उपकरण क्या है? स्वदेशी हैं। 50% से ज़्यादा उपकरण स्वदेशी हैं। जब भी कोई जहाज होता है तो इसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट। अब मॉडर्न इक्विपमेंट में क्या है आपको याद नहीं रखना है। जैसे आधुनिक रडार लगे होते हैं इसमें, और क्या लगेगा? मिसाइल लगेंगी, आधुनिक मिसाइलें। मिसाइल में यहाँ क्या लगाएंगे लोग? ब्रह्मोस। याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, बस पता होना चाहिए कि मिसाइल्स लगाई जाती हैं। और कौन सी? सरफेस टू एयर मिसाइल लगा सकते हैं, SAM, सरफेस टू एयर मिसाइल। तो इससे अब ये क्या काम करेगा? इतनी सारी जब व्यवस्था हो गई तो काम होगा इसके पास क्या? समुद्र में चलेगा, तो समुद्र में चलेगा तो क्या करेगा? समुद्री सुरक्षा। अब ये भारत है, भारत की तट रेखा 7,516 किलोमीटर की है। ये सब पानी ही है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, एक तरफ अरब सागर। तो ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल की खाड़ी। तो इसकी सेफ्टी कैसे करेंगे? तो इसके लिए चाहिए जहाज। तो समुद्री सुरक्षा प्लस हमारे तट की निगरानी, समुद्री तट की, ये काम हर जगह कॉमन ही रहेंगे। आपको बस दो दो शब्द याद रखने हैं बस। निगरानी करना, फिर समुद्री डकैती होती है उससे रक्षा करना, सी पायरेसी या समुद्री डकैती, पायरेसी से रक्षा। तो ये सारे आतंक रक्षा, ये सब आतंकवादियों को जब आ जाते हैं तो उनको भी देखना। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी कम, तो उसका फायदा क्या होगा? ओवरऑल हमारी नेवी मजबूत होगी और किसी भी आने वाले खतरे से सफलतापूर्वक निपटने में सक्षम होगी। ये है इसका फायदा। नेक्स्ट क्या है? अभय। ये क्या बला है? ये बला है, ये अभय नाम रखा गया है एक चैटबॉट का। AI चैटबॉट है ये। AI चैटबॉट क्या होता है? चैटबॉट आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि व्हाट्सएप पर आपने कुछ लिखा तो रिस्पॉन्स आ जाता है, जैसे कि आप चैट जीपीटी, ये भी चैटबॉट है। तो ये AI इनेबल्ड चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ चैटबॉट है। और बनाया किसने है? CBI के द्वारा बनाया गया है, CBI द्वारा निर्मित। काम साइबर ठगों से बचाव के लिए। साइबर ठगों से बचाव CBI द्वारा बनाया गया है, साइबर ठगों से बचाव के लिए। कैसे करेगा? आजकल आप लोगों ने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट। डिजिटल अरेस्ट में होता क्या है? ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग करते हैं और जिसमें वो कहते हैं तुम्हारे खिलाफ सम्मन आया हुआ है। किस बात का सम्मन है? कि तो भांत भांत के कारण बताते हैं कि तुम्हारा जो पार्सल था उसमें ड्रग्स मिले हैं, XYZ रीजन होते हैं, और फिर ऑनलाइन वारंट जारी कर देते हैं, नोटिस जारी कर देते हैं, तुमको गिरफ्तार किया जाता है ऑनलाइन। ठीक है, तो ये डिजिटल अरेस्ट होता है। तो ऐसी धोखाधड़ियों में करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं। तो इससे डिजिटल अरेस्ट से बचाव के लिए, तो साइबर ठग तो कई प्रकार से होते हैं, उसमें से एक है डिजिटल अरेस्ट का, जो मैं स्पेसिफिक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। तो साइबर ठगों से बचाव, किसी भी तरीके से साइबर ठग नोटिस जारी करते हैं, तो ये लोग नोटिस जारी करते हैं, साइबर ठग ये साइबर ठग ही हैं। नोटिस जारी कर देते हैं किसके नाम पर? CBI के नाम पर, कि हम CBI अधिकारी हैं, हम तुमको नोटिस जारी करते हैं और डिजिटल अरेस्ट करते हैं। डिजिटल अरेस्ट में क्या है? आप घर से बाहर नहीं जा सकते, या हमारी निगरानी में रहेंगे हमेशा। तो
जो ये नोटिस जारी करते हैं ये असली है कि नकली है, इसकी जानकारी आपको इससे मिल जाएगी। असली है नोटिस या नकली है, इसकी जानकारी मिल जाएगी आपको इस चैटबॉट के माध्यम से, तो लोग सेफ रहेंगे। तो जो फर्जी आईएएस ऑफिसर बनके या फर्जी सीबीआई के ऑफिसर बनके कर रहे हैं जो जालसाजी या साइबर ठग, उससे सेफ्टी देगा ये अभय। अभय का मतलब जानते हैं, जिसको डर न लगता हो। तो ये हो गया फर्जी जो साइबर ठग हैं, साइबर दुर्घटनाएं हैं, उनसे बचाव का एक तरीका है अभय चैटबॉट है, एआई इनेबल्ड। एआई जानते हैं आप लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है टैंक T-72 एंड T-90। ये T-72 और T-90 टैंक हैं जो इस्तेमाल करती है कौन? आर्मी हमारी इस्तेमाल करती है। लेकिन जब ये टैंक चलते हैं तो एक प्रॉब्लम क्या होती है, आपने जो देखा होगा टैंक में, कि जो लैंड माइंस होती हैं, जो बारूदी सुरंगें होती हैं, उनसे बचाने में थोड़ी इनको दिक्कत आती है। तो बारूदी सुरंगों को भेदने में सक्षम बनाना है इनको। इन टैंकों को, इसके लिए एक चीज विकसित की गई है जिसका नाम है ट्रॉल असेंबली। क्या नाम है? TRAWL, ट्रॉल असेंबली। इसको विकास किया गया है। ये ट्रॉल असेंबली का विकास किसने किया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है, DRDO। जानते ही हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इसने जो है इसको विकसित किया है। तो इसको क्या किया जाएगा, जो टैंक है इनके आगे तैनात किया जाएगा, टैंक के आगे तैनात कर दिया जाएगा और ये बारूदी सुरंगों का पता लगाने का काम करेंगे। इससे हमारी आर्मी बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, तेजी से मूव कर पाएगी। तो ये न्यूज क्या है, ट्रॉल असेंबली की, जो T-72 या T-90 टैंक के आगे तैनात की जाएंगी। इससे हमारी आर्मी की क्षमता बढ़ेगी। नेक्स्ट है नक्सलवाद। भारत नक्सलवाद से मुक्त हो घोषित हो गया है। किस तारीख को? 30 मार्च को 2026 से। एक आध दो घटनाएं हो सकती हैं जो अलग है। सरकार ने फिलहाल 30 मार्च 2026 से कहा है कि हमारे देश में नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। नक्सलवाद से जुड़ा हुआ एक टर्म है रेड कॉरिडोर। ये वो क्षेत्र है जहां पर नक्सलवाद फैला हुआ था। अगर हम ये नक्शा बनाते हैं भारत का, तो कुछ ऐसा बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्रा से लेते हो महाराष्ट्र तक, कुछ ऐसा है उसका रेड कॉरिडोर, जो प्रभावित क्षेत्र था नक्सलवाद से। नक्सलवाद से मुक्ति के लिए कुछ अभियान चलाए गए, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, या ऑपरेशन कगार। इनके माध्यम से दो तरीके से काम किया गया। इन लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने तो सरेंडर कर दिया, कुछ नक्सलियों ने सरेंडर किया, कुछ मार दिए गए या मारे गए मुठभेड़ में। जिन लोगों ने सरेंडर किया उनको क्या किया गया, पुनर्वास किया गया, रिहैब, आर्थिक सहायता दी गई, ताकि ये मुख्य धारा में वापस आ सकें। तो नक्सलवाद से मुक्ति हो गई। नक्सलवाद है क्या, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए हम इस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है संविधान संशोधन विधेयक।
131वां संविधान संशोधन विधेयक। ब्रैकेट में हो जाएगा नारी शक्ति वंदन। ये नाम है, मेन है 131वां संविधान संशोधन विधेयक। क्या मसला था ये लाया गया था, पहली बात इसका पर्पस हम समझते हैं। ये लाया गया था इस अधिनियम में संशोधन के लिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो लाया गया था, आपको याद होगा। इसके तहत क्या किया गया था, इसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। इस एक्ट के द्वारा ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया था। कितना, 1/3 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। कहां पर, संसद में और विधानसभा में। संसद में, लोकसभा की बात हम यहाँ कर रहे हैं, तो लोकसभा और विधानसभा में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, इसकी बात की गई थी। ठीक है, अब इसी में कुछ संशोधन करने के लिए लाया गया था 131वां संशोधन विधेयक। क्या संशोधन करना था इस वाले में, कि जो सीटों की संख्या है लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि करना था। लोकसभा की सीट्स में क्या करना था, वृद्धि। तो अभी कितनी सीटें हैं, अभी है 543 सीटें, और इनको बढ़ाकर करना चाहते हैं, चाह रहे थे 850 सीट्स। फिर इसमें 850 सीटें हो जाएंगे तो इसमें आरक्षण दिया जाएगा 1/3 का। इन 850 सीटों में 815 सीटें राज्यों की और 35 जो सीटें होंगी वो यूनियन टेरिटरीज को दी जानी थी। ठीक, ये जो संशोधन था इसको पास होना था, इसके लिए बहुमत चाहिए था, 2/3 बहुमत। कहाँ लाया गया था, लोकसभा में, तो पारित नहीं हो सका ये। तो क्या कहते हैं, विधेयक गिर गया, व्यवहार में हम लोग सुनते हैं। तो 2/3 बहुमत सरकार के पास था नहीं, अपोजिशन ने समर्थन नहीं किया तो गिर गया। इसके साथ में याद रखेंगे 131। तो यहाँ पर आपको सिर्फ याद रखना है कि जो सरकार, आपने न्यूज में सुना होगा बहुत सारा कि महिलाओं का जो आरक्षण था वो खत्म कर रहे हैं विपक्ष वाले, वो समर्थन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। महिला आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है पहले से ही, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया गया था उसमें। अब ये सीटों का मसला केवल था। इसके साथ में दो और छोटे छोटे विधेयक लाए गए थे। एक था परिसीमन का, परिसीमन विधेयक। तो ये भी सरकार ने विड्रॉ कर लिया है, चूंकि वो पास नहीं हुआ तो इसको सरकार ने विड्रॉ कर लिया। परिसीमन किसका करना था, निर्वाचन क्षेत्रों का। ये परिसीमन होता क्या है, परिसीमन को इंग्लिश में बोलते हैं डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन मतलब निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना। या रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज। पुनर्निर्धारण मतलब जैसे एक ये है क्षेत्र, मान लीजिए कि विधानसभा क्षेत्र है, यह लखनऊ विधानसभा क्षेत्र की सीमा है। यहां से कोई चुना जाएगा, यहां मान लीजिए जितने भी लोग रह रहे हो, 10 लाख लोग हैं मान लीजिए, तो ये है उसकी सीमा। ये मान लीजिए था 2001 में। अब क्या होगा, अब जब डिलिमिटेशन होगा, क्या होगा, डिलिमिटेशन, तो इसका जो क्षेत्र है, हो सकता है इसका क्षेत्र छोटा हो जाए ऐसे,
क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या इतने में ही पूरी हो जाए, तो सीमाएं इसकी बदल दी गई। तो सीमाओं में परिवर्तन करना, पुनर्निर्धारण करना, यही क्या कहलाता है? डिलिमिटेशन। तो ऐसे ही सभी क्षेत्रों की जो निर्वाचन क्षेत्र है उनकी सीमाओं का निर्धारण किया जाता है। जरूरत क्यों होती है? जरूरत इसलिए होती है कि मान लीजिए बगल में ये क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र। 2001 में यहाँ की जनसंख्या 10 लाख थी, यहाँ भी लगभग 10 लाख थी। लेकिन अब क्या हुआ, जब आप 2026 में पहुंचे, ये एक लखनऊ वाला हो गया और ये बगल में दूसरा है, ये हो गया लखनऊ का, और इधर मान लेते हैं सीतापुर की सीट है। ठीक, 2026 में स्थिति क्या बन गई? यहाँ की जनसंख्या हो गई 15 लाख और यहाँ की जनसंख्या हो गई 20 लाख। सब सपोज में चल रहा है, ठीक है, 20 लाख। तो अब जनसंख्या में जो परिवर्तन हो गया, उसकी वजह से इन दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या बराबर होनी चाहिए, तभी तो दोनों में जो वोटिंग राइट्स हैं बराबर होंगे। अब यहाँ 15 लाख लोग मिलकर एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, यहाँ 20 लाख लोग एक व्यक्ति को चुन रहे हैं, तो 5 लाख का डिफरेंस है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसी को रैशनलाइज करना, मतलब परिसीमन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र में जनसंख्या में जो वृद्धि हो जाती है, उसकी वजह से हमें सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना होता है, जिसे हम परिसीमन कहते हैं। तो जनसंख्या में बदलाव, वृद्धि नहीं, जनसंख्या में परिवर्तन, परिवर्तन चाहे पॉजिटिव हो चाहे हो निगेटिव, मतलब जनसंख्या बढ़े या जनसंख्या घटे। तो दोनों को क्या करना, हमें बैलेंस करना है। दोनों क्षेत्रों की या सभी क्षेत्रों की जनसंख्या होती क्या है, जैसे कि जब हम यूपी की बात करेंगे, मान लीजिए, तो यूपी में इस समय 80 सीटें हैं, किसकी? लोकसभा की। तो इन सभी 80 सीटों की जो, जैसे एक करके 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, इन सभी की जनसंख्या लगभग बराबर होनी चाहिए। जैसे 10-10 जनसंख्या, 10-10 लाख हर जगह हो, ये ना हो कि कहीं 10 है, कहीं 15 हो गई, कहीं 20 हो गई, कहीं 8 हो गई। तो ये बराबर करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डिलिमिटेशन की। खैर, आपको डिलिमिटेशन हमने समझा दिया। इसमें एक प्रावधान खास क्या किया गया है कि डिलिमिटेशन के लिए जनगणना का आधार होगा 2011। 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाएगा, किया जाना था, लेकिन ये सरकार ने पास ही नहीं, सरकार ने रखा नहीं या पास नहीं हो पाया, इस वजह से कुछ आगे बढ़ेगा नहीं, बस इतने पर ही रुक गया। इसके तहत एक कमीशन बनता है, जब परिसीमन होता है तो बनता है परिसीमन आयोग, जो ये काम करता है परिसीमन का। और इसमें होते हैं, एक होता है अध्यक्ष, जो होता है सुप्रीम कोर्ट का जज। दूसरा, एक होता है सीईसी का द्वारा नियुक्त बंदा, सीईसी के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति। और एक होता है प्रदेश का, जो हर राज्य का जो वो होता है इलेक्शन कमिश्नर, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसका एक व्यक्ति होता है, राज्य निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष। ये लोग करते हैं। एक शब्द आपने इस बीच में बहुत सुना होगा, जेरीमैंडरिंग का। राहुल गांधी ने बोला था इसी संदर्भ में। इसका मतलब होता है निर्वाचन क्षेत्रों की जो सीमाएं हैं उनमें बदलाव इस तरह करना कि अपने आप खुद को लाभ हो, मतलब अपने लाभ के अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव करना। और इस तरह से बदलाव करना ताकि जीता जा सके। तो इसमें बहुत से कारण होते हैं, जातिगत फैक्टर्स, धर्म के फैक्टर्स, हमारे वोटर्स कहाँ हैं, किधर हैं, तो बहुत सारी इसमें तरकीबें अपनाते हैं ये लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफ़ी चर्चा इसमें हो गई।
यहाँ पर एक और परसिमन आयोग की जो रिपोर्ट होती है, इसमें जो ये लोग कहते हैं कि ये बाउंड्री होगी, इस पर कहीं चैलेंज नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, और ये रिपोर्ट ऐसे ही एक्सेप्ट कर ली जाती है जैसे आती है। नेक्स्ट है इसरो का एयर ड्रॉप टेस्ट। सेकंड एयर ड्रॉप टेस्ट है। इसरो के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये हमारे देश की स्पेस रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये भारत में स्पेस सेक्टर में शोध करने वाली संस्था है, काम करने वाली संस्था है। जैसे अमेरिका की स्पेस सेक्टर में काम करने वाली संस्था का नाम क्या है, या स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, नासा। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे यहाँ रूस की है रॉस कॉस्मोस, जापान की है जक्सा, जापान स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, मैचिंग में आता है। तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, हेडक्वार्टर बेंगलुरु, काम करती है सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का जो सेक्रेटरी होता है वही होता है इसरो का चेयरमैन, या यूं कहें इसरो का चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का सेक्रेटरी होता है। इसके अलावा इसरो का चेयरमैन जो इन स्पेस कमीशन होता है उसका भी चेयरमैन होता है। खैर, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट। एयर ड्रॉप टेस्ट मतलब हवा से एयर ड्रॉप, हवा से छोड़ देना, ड्रॉप करना, छोड़ देना। आपको याद होगा हम लोग एक मिशन चला रहे हैं, गगनयान मिशन। ये क्या है, हमारा स्पेस मिशन है, मतलब अंतरिक्ष मिशन। मतलब ये कि हम अंतरिक्ष में अपना जहाज भेजेंगे, स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे। और इस स्पेस मिशन की खास बात क्या है कि मैन्ड स्पेस मिशन है, मतलब हमारा क्रू जाएंगे, इंडियन क्रू। क्रू का मतलब जो लोग उसमें जाएंगे उनको बोलते हैं क्रू मेंबर्स। तो मानव मिशन है, मैन्ड मिशन का मतलब मानव युक्त मिशन। तो इसमें हम गगनयान मिशन के तहत हम भारतीयों को कहाँ भेजेंगे, अंतरिक्ष में भेजेंगे, और अंतरिक्ष के चारों तरफ क्या करेंगे, वो चक्कर लगाएंगे। ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से भेजेंगे, ये लोग यहाँ पहुँचेंगे, चक्कर लगाएंगे, फिर हम इनको वापस बुलाएंगे। यहाँ पर वापस बुलाओगे जब इनको, तो वायुमंडल में आते हैं, वायुमंडल में जब प्रवेश करेंगे, ठीक है, फिर नीचे गिरेंगे। इसी नीचे गिरने को क्या बोलते हैं, ड्रॉप। तो ये टेस्ट किया गया एयर ड्रॉप टेस्ट। तो मसला सिर्फ इतना है कि इस टेस्ट में किया क्या गया, 3 किलोमीटर की ऊंचाई से, आपको किलोमीटर नहीं याद रखना, घटना याद रखना है, हेलीकॉप्टर से एक मॉड्यूल को छोड़ा गया है। जैसे हेलीकॉप्टर हमारा कौन सा था, चिनूक हेलीकॉप्टर, आपको इसकी भी जरूरत नहीं याद करने की। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से 5 टन का एक जो मॉड्यूल बनाया गया था, क्रू मॉड्यूल, उसको छोड़ा गया, 5 टन का क्रू मॉड्यूल। इसमें कोई था नहीं, बस उनकी चीजें जो जैसा भी पूरी व्यवस्था होती है वो रखा। क्रू मॉड्यूल को वही होता है जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठ कर जाएंगे। तो उनकी जो टेस्टिंग के लिए जो कुछ बनाया गया होगा, जिसमें जैसे कि हम लोग कार वगैरह का टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, डमी बैठाते हैं, तो वैसे इसमें डमी वगैरह बैठाकर टेस्ट किया गया। तो 5 टन का क्रू मॉड्यूल 3 किलोमीटर की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छोड़ा गया, और यह सफलतापूर्वक नीचे बरामद कर लिया गया सुरक्षित तरीके से। तो हुआ क्या इसमें, जैसे कि अब ये जब क्रू मॉड्यूल, जैसे आपने इनका क्रू मॉड्यूल आपने देखा होगा नासा का, नासा के पास कहाँ है, स्पेस एक्स का जो है, तो वो कुछ इस टाइप का होता है, जैसा भी है। तो ये पूरा नीचे गिरता है, तो जब
वायुमंडल से नीचे पृथ्वी पर गिर रहा होता है तो स्पीड बहुत अधिक होती है, तो उसको रोकने के लिए, उसकी स्पीड को कम करने के लिए यहाँ से क्या छोड़ा जाता है? पैराशूट्स इससे निकलते हैं बहुत सारे। तो 10 पैराशूट इसमें थे, जिसकी मदद से स्पीड को कम करके समुद्र में लैंड करवाया गया। तो आपको याद क्या रखना, मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ इतना है, घटना याद रखनी है। घटना कैसे घटी ये आपको पता होना चाहिए। ये नहीं कि पूरी आपने यहाँ 5 टन 2 टन सब याद कर रखा है। आपको ये पता होना चाहिए कि क्रू मॉड्यूल क्या है। क्रू मॉड्यूल जिसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री बैठकर अंतरिक्ष में जाएंगे, वापस आएंगे। तो वापसी की टेस्टिंग है, तो दोबारा टेस्ट किया गया कि वायुमंडल से ये पृथ्वी पर गिरेंगे तो कैसे गिरेंगे, उसकी स्पीड को कैसे कम किया जाएगा। तो उसके लिए ये एयर ड्रॉप टेस्ट किया गया पैराशूट की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? शेखा झील, इसको दिया गया है रामसर साइट का दर्जा। ये कहाँ लोकेटेड है? अलीगढ़, यूपी में। भारत में, अब रामसर स्थल की बात हो जाए तो भारत में कुल कितने हो गए? इसी के साथ 99। यूपी में कुल कितने हो गए? 12। सबसे ज्यादा कहाँ है? सबसे अधिक तो पहला है तमिलनाडु 20, दूसरा है यूपी में 12 रामसर साइट्स हैं। ठीक, रामसर साइट्स क्या हैं, ये होती क्या है? स्थल, मतलब कोई स्थल खंड है जिसको रामसर साइट घोषित किया गया है। तो ये आर्द्रभूमि स्थल होते हैं। आर्द्रभूमि स्थल वेटलैंड होते हैं। आर्द्रभूमि स्थल होते हैं, तो इनको रामसर साइट जब घोषित कर दिया जाता है तो इनका क्या किया जाता है? इनको संरक्षण करने के लिए, संरक्षित करने के लिए इनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो रामसर जो नाम है ये क्या है? एक शहर का नाम है, ईरान में एक शहर है रामसर। यहीं पर एक सम्मेलन हुआ था इसी के नाम पर। कब हुआ था? 1971 में। कब हुआ था 1971 में? 2 फरवरी को। इसीलिए विश्व वेटलैंड दिवस इस तारीख को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अक्सर पूछा जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए समझौता हुआ था। आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता। आर्द्र भूमि क्या होती है? जैसे झील होती है। अब झील ये भी हो सकती है नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक या कृत्रिम। नदियां हैं, नदी के आसपास का क्षेत्र, ये सब चीजें आर्द्र भूमि में आती हैं। तो ये रामसर ईरान का एक शहर है जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, इसीलिए 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। और जो स्थल घोषित किए जाते हैं उनको बोलते हैं रामसर स्थल, या इंग्लिश में रामसर साइट्स। तो भारत में हो गई हैं कुल 99। कुछ महत्वपूर्ण साइट्स जैसे आपको जो पूछी जा सकती हैं अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पटना पश्चिम बिहार जैसे है। पटना कहाँ है? एटा में। ये सारे एटा यूपी में है। या बखीरा, बखीरा है संत कबीर नगर में। एक आता है सूर सरोवर, पक्षी अभयारण्य। या कीठम झील यहीं पर है,
कीठम झील में ही सूर्य सरोवर पक्षी अभयारण्य में कीठम झील है, तो ये है आगरा में। ये मैचिंग कीठम झील भी कई बार आया हुआ है। सांडी पक्षी अभयारण्य, सांडी पक्षी अभयारण्य ये हरदोई में है आपका। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, समसपुर में रा खत्म हो रहा है, रा को पकड़ के याद रखेंगे, रा फॉर रायबरेली। नेक्स्ट है समसपुर के बाद समान पक्षी अभयारण्य, माँ याद रखेंगे, माँ फॉर मैनपुरी। नेक्स्ट है पार्वती अर्गा, गा से गोंडा। लास्ट वन नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव में है। ये तो बहुत फेमस है, इसको तो याद ही रखना है लिस्ट। नेक्स्ट है क्रॉस वोटिंग। कांग्रेस के विधायकों ने किया है क्रॉस वोटिंग, हरियाणा के जो थे। आपको क्रॉस वोटिंग बताना है मुझे, मेरा पर्पज यहाँ पर। क्रॉस वोटिंग क्या होता है, अभी जब भी कोई यहीं की बात नहीं है, जैसे कि लोकसभा में या राज्यसभा में, दोनों जगहों पर कोई प्रस्ताव लाया गया या कोई बिल लाया गया, तो जैसे कि इस समय बीजेपी पार्टी सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है। अब बीजेपी कोई बिल लेके आई, ठीक है, कांग्रेस ने अपने जो सांसद हैं 100+, इनको बोला कि भाई बिल के खिलाफ वोट देना है। ठीक, अब इसमें से क्या हुआ कि ये बिल लाया गया और इसमें से 4 लोगों ने क्या किया कि बिल के फेवर में वोट दिया, मतलब मोदी जी की तरफ से वोट दिया, बिल के फेवर में वोट, या बीजेपी की तरफ से या सरकार की तरफ से वोटिंग कर दी। मतलब इनको देना था बिल के विरुद्ध और किए क्या, बिल के समर्थन में कर दिए। तो ये जो करते हैं ये वोटिंग हो गई क्रॉस वोटिंग, मतलब जिस पार्टी के हैं उस तरफ वोट ना करके विपक्ष में वोट करना, इसी को बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। इस तरफ से उस तरफ वोट करना, या क्रॉसिंग द फ्लोर भी यही होता है सदन में, जब कोई दल बदलता है इस तरफ से उस तरफ, तो क्रॉसिंग द फ्लोर बोलते हैं। और लास्ट वन है न्यूज, HPCL रिफाइनरी में हादसा हुआ है। उद्घाटन से एक दिन पहले हादसा हो गया, इसलिए हमें लोकेशन पता होना चाहिए कहाँ पर। ये राजस्थान में HPCL की रिफाइनरी थी, ऑयल रिफाइनरी, राजस्थान के बालोतरा जिले में, बालोतरा जिले का पचदरा में, पचदरा, वहां पर हादसा हो गया। इसी के साथ हम लोग नेशनल खत्म करते हैं, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।